अच्छा, तो हम इसके 1 to 17 पढ़ रहे थे, 805 तक हमने पढ़ लिए थे और ये फिल्टर एमसीक्यूज 9 to 11 वाले हैं इसके 1 to 17 के अंदर। तो 806 से आज पढ़ रहे हैं। फीमेल पेशेंट आईयूसीडी, अच्छा, फीमेल पेशेंट इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के साथ केप्ट आफ्टर दैट शी वाज डायग्नोज्ड एज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म काजिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, तो जिनमें आईयूसीडी होता है उनमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए क्या होता है? इंटरोकोकस फेशियालिस। A lady with history of having some canned food last week now presented with muscular weakness. Her symptoms are worsening. Clostridium toxin A is found. How does it act on nerves है? अच्छा, उसने क्या है? कैंड फूड। अच्छा, कैंड फूड खाने से और हनी खाने से क्या होता है? उसमें बोटुलिनियम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम होता है। तो वो फिर क्या है? उस क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम से फिर क्लास्ट्रीडियम टॉक्सिन निकल रहे होते हैं, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम टॉक्सिन ए है। तो अब क्या है? उसने ये देखें कैंड फूड खाए हैं लास्ट वीक, अब उसको मस्कुलर वीकनेस हो रही है। अब वो मस्कुलर वीकनेस काज करते हैं ना प्लेसिड पैरालिसिस। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम है ना, डिजीज़ का नाम है बोट्यूलिज्म। तो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है किस चीज़ में? कैंड फूड में होता है और हनी के अंदर होता है। तो अब क्या है? वो कह रहा है कि उसके सिम्टम्स अभी वर्सन हो रहे हैं और क्लास्ट्रीडियम टॉक्सिन ए इज़ फाउंड। हाउ डज इट एक्ट्स ऑन नर्व? अब ये क्लास्ट्रीडियम टॉक्सिन ए तो हमने देख लिया, ये एक्ट कैसे करता है। ये हमारे पास क्या है? दो तरह के प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। टॉक्सिन ए जो है SNAP25 पे और टॉक्सिन बी सिनेप्टोब्रेविन पे, और इस तरह से ये एक्ट करके वहाँ पर न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन को ये वो करते हैं, रोकते हैं। ठीक है। अब पेशेंट विद HP10, एक पेशेंट का HP10 है, फ्लैसिड पैरालिसिस काज करता है बोटुलिज्म, और डिसेंडिंग पैरालिसिस है, ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है। और रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, इसमें काज आउट डेथ भी वही रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होती है। अब पेशेंट विद HP10 है, PaCO2 उसका 60 है और SaO2 90%। व्हाट विल बी द ऑक्सीजन कंटेंट है, और ये है 13%। अच्छा, इसका अपना एक फार्मूला है, वो उसके थ्रू ये 13% आता है। हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, हिस्टामीन का एंटागोनिस्ट क्या है? साइमिटिडीन है, और ये H2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है। जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं वो फिर फ्लू वगैरह के लिए, एलर्जीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सिट्राजीन है, लीवोसिट्राजीन है। ठीक है। और H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो आपको पता है स्टमक के अंदर होते हैं, तो उनको जब इनहिबिट हम करेंगे तो क्या है? HCl और पेप्सिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से फिर क्या है? गर्ड हो गया, या फिर क्या है जो हमारे पास अल्सर वगैरह है ना, उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये हम दे सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये लेस इफेक्टिव है। H2 एंटागोनिस्ट जो है लेस इफेक्टिव है देन PPI। लिम्फ फ्रॉम अपेंडिक्स इज ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग है? सुपीरियर मेजेंट्रिक, अपेंडिक्स के जो लिम्फ होते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाते हैं। बेस्ट लिम्फेटिक एजेंट बेस्ट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कौन सा है? अल्टीप्लेज है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं? नाम से ज़ाहिर, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, थ्रोम्बस की ब्रेकडाउन, क्लाट की ब्रेकडाउन। तो क्लाट की ब्रेकडाउन कौन करता है? अल्टीप्लेज। इनको हम कह रहे थे TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो TPA ड्रग जो होते हैं जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज भी आता है, अल्टीप्लेज भी आता है, तो बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या है? अल्टीप्लेज है। अच्छा, वारफेरिन तो फिर ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं है। वारफेरिन क्या है? एंटी कागुलेंट है। एंटी कागुलेंट का ये मतलब क्लाटिंग को प्रिवेंट करना, मतलब जो क्लाटिंग अभी तक नहीं हुई है उसको ये प्रिवेंट कर रहा है कि फ्यूचर में क्लाट ना बने। जबकि थ्रोम्बोलाइटिक का ये काम है कि क्लाट बन चुका है आर्टरीज के अंदर, तो अब उस क्लाट को आपने तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तो वो वारफेरिन उसको नहीं तोड़ सकता, उसको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जैसे कि अल्टीप्लेज। Woman with heavy intermenstrual bleeding from 6 months, she is not bleeding currently and is in her early secretory phase of cycle. What is the best initial treatment? तो मैं फेनोमिक एसिड देते हैं, पेन वगैरह मैचुरल क्रैम्प्स के लिए भी ठीक है, तो ये ब्लीडिंग के लिए भी सबसे जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है। पोस्ट रोटेटरी निस्टिगमस इज़ ड्यू टू, अगर इससे हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा, ब्लीडिंग अगर होगी, क्योंकि अभी उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इस वजह से हम फेनोमिक, अगर अभी भी ब्लीडिंग हो रही होती तो फिर हम उसको क्या देते हैं? उसको हम क्या है? ट्रांजामीन या ट्रानेक्सामिक एसिड, वो वाली चीज़ें देते हैं। पोस्ट रोटेटरी निस्टिगमस इज ड्यू टू एंडोलिफ मूव्स हेयर सेल्स एंड क्रिस्टी। एंडोलिफ जो होता है ना रेयर में, तो वो हेयर सेल्स को और क्रिस्टी को मूव करवाता है, जिसकी वजह से पोस्ट रोटेटरी निस्टिगमस होता है। ड्रग रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर, इन विच फेस ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन मेटाफेस। किस फेस में सेल डिवीजन के किस फेस में क्रोमोसोम अरेंज्ड होते हैं? ठीक है, क्रोमेटिड्स पे, तो वो मेटाफेस पे। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विच लेयर है? तो ब्लड वेसल किस लेयर में होते हैं? डेंस सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन ट्यूमर इन्वॉल्व न्यूरोब्लास्टोमा,
न्यूरोब्लास्टोमा में जीन एम्प्लीफिकेशन ट्यूमर, ठीक है, इसमें न्यूरोब्लास्टोमा में जीन की एम्प्लीफिकेशन होती है। विच हार्मोन इंक्रीजेस सलाइवेशन, एसिटाइल कोलिन, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम था रेस्ट एंड डाइजेशन। तो सलाइवा भी कब इंक्रीज होता है, जब हमारे पास डाइजेशन करना हो, तो सलाइवेशन को एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करेगा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर मोस्ट जो है वो ब्रेन स्टेम ग्लायोमा है। मोस्ट प्रोमिनेंट साइन ऑफ रिवर्सेबल इंजरी, सेलुलर स्वेलिंग, ये क्या है, रिवर्सेबल इंजरी की साइन है। सेलुलर स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सोडियम पोटाशियम एटीपेज ने वर्क करना छोड़ दिया है, उसकी वजह से सोडियम अक्यूमुलेट हो रहा है सेल के अंदर, और वो वाटर को क्या है, जाहिर सी बात है सोडियम पर वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से फिर सेलुलर स्वेलिंग हो रही है, और ये है रिवर्सेबल, ठीक है। लेकिन जब सेल श्रिंक हो जाए या फिर क्या है सेल के एंजाइम रिलीज हो जाए आर्गन लीज से, या फिर कैल्शियम इंटर हो जाए सेल्स में, तो वो फिर क्या है इरिवर्सिबल साइन होता है इंजरी का, सेल की इंजरी का। प्राइमरी अफरेंट फ्रॉम नोसिसेप्टर टर्मिनेट्स इन, प्राइमरी अफरेंट का मतलब हमेशा होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो बोल रहा है नोसिसेप्टर क्या होते हैं, पेन के रिसेप्टर। तो पेन रिसेप्टर से जो स्टार्ट होने वाले होते हैं वो फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन होते हैं या प्राइमरी अफरेंट होते हैं। तो वो कह रहा है वो फिर टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, तो वो टर्मिनेट हो रहा है लेमिना 1 स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में, ठीक है। पेन को कौन कैरी कर रहा था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में फिर होता है क्या, लेमिना 1 होता है, उसमें जाके वो फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन या प्राइमरी अफरेंट वो होता है, टर्मिनेट होता है। साइनेप्स इज डिराइवेटिव, सॉरी स्टेपीज इज डिराइवेटिव ऑफ विच ब्रेकियल आर्च, सेकंड ब्रेकियल आर्च की। स्टेपीज कहाँ पे होता है, ये हमारे पास एयर में, मिडल एयर में होता है, तो ये सेकंड ब्रेकियल आर्च की एक क्या है, डेरिवेटिव है। न्यू बार विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, काज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, क्योंकि ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, विजाइना में, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है बर्थ के नाल में, तो फिर क्या है न्यू बार में मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली इसी की वजह से होती है। हेमीब्लेस्मस ड्यू टू लीजन इन, हेमीब्लेस्मस सबथैलेमिक न्यूक्लियाई की वजह से हो रहा था, और जो कोरिया है वो क्वाड्रेट न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है, और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर डैमेज है तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो रही है, ठीक है। और ग्लोबस प्लाइडस अगर डैमेज हो रहा था उसमें एथेटोसिस हो रही है, समझ आ रही है। सब तलमिक में हेमीब्लेस्मस है, क्वाड्रेट में कोरिया, सी से क्वाड्रेट निकलस, सी से कोरिया, विल्सन डिजीज़ या कोरिया, ठीक है। और ग्लोबस प्लाइडस में एथेटोसिस होती है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा में पार्किंसन डिजीज़। हेमीब्लेस्मस में आपको पता है क्या होता है, वन साइड ऑफ द बॉडी का जो ट्रंक है, स्पेशली ट्रंक का, लिम्स के भी हो सकते हैं लेकिन ट्रंक के एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं, सडन एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स। और जो कोरिया होता है, कोरिया में फिर क्या होता है, लिम्स की, मेनली लिम्स की सडन जर्की मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्वाड्रेट न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से होता है। और ग्लोबस प्लाइडस में फिर एथेटोसिस में भी हमारे पास जर्की मूवमेंट्स नहीं होते, ये स्लो रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं आर्म वगैरह के, जैसे म्यूजिशियन वगैरह हमारे पास करते हैं। और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा उसमें फिर पार्किंसन डिजीज़ होता है, आपको पता है, उसमें रिजिडिटी होती है, एक एनेजिया होता है, और ट्रेमर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर। फिर क्या है, स्ट्रोंशियम 90 काजेज, स्ट्रोंशियम 90 क्या काज करता है, एस्टियोसार्कोमा, ये एक एलिमेंट है ना। क्लाइंबिंग परकंजी फाइबर्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, मेडुला से। रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर कौन से हैं, टच रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर होते हैं। ईसीएफ डिफरेंट फ्रॉम आईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आईसीएफ से किस तरह डिफरेंस है, इंक्रीज क्लोराइड, ईसीएफ में क्लोराइड ज़्यादा है, आईसीएफ में कम होता है। और पोटाशियम, क्योंकि ईसीएफ में ज़्यादा नहीं होता पोटाशियम, आईसीएफ में ज़्यादा होता है सेल के अंदर। और इसी तरह सोडियम यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो सोडियम भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ईसीएफ में बाहर ज़्यादा होता है। फिर है अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे, फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर इज सीन है विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद मल्टीपल मीजोथेलियल लीवर लेयर, दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ, ये किस चीज़ की हिस्टोलॉजी है, लंग्स की, ठीक है, वहाँ पर मल्टीपल मीजोथेलियल लेयर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद है 50-year-old मैन विद सम रीनल प्रॉब्लम है, एप्पल ग्रीन बायर फ्रिंजेंट क्रिस्टल पॉजिटिव विद कांगो रेड स्टेन है। तो ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल माइलोमा में ग्रीन बायर फ्रिंजेंट क्रिस्टल्स पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद है लेब्रेंथाइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ आइका, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की ब्रांच है लेब्रेंथाइन आर्टरी। आरबीसी कास्ट इन यूरिन लेस, डब्ल्यूबीसी पीएच इज 5.5, पीएच 5.5 एंड राइट फ्लैंक पेन, काज इसका क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आप क्या है, आरबीसी आते हैं यूरिन के अंदर, और डब्ल्यूबीसीज भी लेस होते हैं, और पीएच भी एसिडिक होता है।
ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस, ब्लड सप्लाई थैलेमस की क्या होती है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थैलेमस को सप्लाई करता है। 55-year-old मेल प्रेजेंट्स विद पेनलेस टेस्टिकुलर मास है, विद रेज्ड एलडीएच लेवल है, व्हाट इज द डायग्नोसिस है? तो ये है लिम्फोमा। पेनलेस टेस्टिकुलर मास है और साथ में रेज्ड एलडीएच लेवल हों तो वो किस चीज़ को शो करता है? लिम्फोमा को। तो एल से एलडीएच, एल से लिम्फोमा, इस तरह से याद रखें। प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट्स देयर मियोटिक डिवीजन बिफोर ओव्यूलेशन। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी ओसाइट बनना कब स्टार्ट होते हैं? फीटल लाइफ के दौरान, लेकिन वो फिर अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेस वन के मियोसिस वन के प्रोफेस में। और प्रोफेस के भी कौन से? डिप्लोटीन वाले स्टेज में। प्रोफेस के मजीद अपने स्टेजेस थे ना, तो प्रोफेस में या डिप्लोटीन में ऑफ दी मियोसिस वन, उसमें वो अरेस्ट हो जाता है और जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन वो अपना मियोसिस वन कंप्लीट करता है और फिर मियोसिस टू उसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओव्यूलेशन जैसे बिफोर ओव्यूलेशन मियोसिस वन कंप्लीट हो गई तो ओव्यूलेशन जैसे होगी तो मियोसिस टू भी अभी स्टार्ट है। मियोसिस टू भी फिर कंप्लीट नहीं होती। मियोसिस टू कंप्लीट तब होती है अगर फर्टिलाइजेशन होगी एग की। अगर फर्टिलाइजेशन जैसे होगी उस टाइम उसकी मियोसिस टू कंप्लीट होगी, लेकिन अगर नहीं हो और कौन से स्टेज में? मेटाफेज में अरेस्ट है। ओव्यूलेशन के बाद फिर मेटाफेज टू या मियोसिस टू के मेटाफेज टू में अरेस्ट है और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन वो क्या होगा? वो आपस में जब मिल जाएंगे, ज़ायगोट बनेगा, उस टाइम मियोसिस टू कंप्लीट होगी। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। मेजर सेल्स इन पैथोजेनेसिस इन सार्कोइडोसिस में कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। पर्सन गॉट ब्लो ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फेस एंड गॉट लॉस ऑफ टीयर प्रोडक्शन है, विच नर्व इज इंजर्ड विद दिस? ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द फेस से आ रहा होता है, ये लेक्रिमेशन करवा रहा होता है। ठीक है, तो अब ये देखें टीयर प्रोडक्शन उसका लॉस हो गया तो इसका मतलब ग्रेटर पेट्रोसल नर्व डैमेज हुआ है। पोस्ट एम आई पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिस्निया एंड चेस्ट पेन, विच ड्रग इज कंसिडर्ड लाइफ सेविंग? नाइट्रेट्स देते हैं। पोस्ट एम आई पेशेंट में अगर चेस्ट पेन हो रहा है, इसका मतलब अंजाइना हो रहा है, तो नाइट्रेट्स देते हैं। वेज़ोडाइलेशन काज करेगा कॉरोनरी आर्टरी की और इस्कीमिया को डिक्रीज करेगा। नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो ड्रग रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं तो उनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन से बने होते हैं। ग्रुप इज कंपाउंड विद ग्रुप बी, ग्रुप ए इज कंपेयर्ड विद ग्रुप बी है। ग्रुप ए हैव 50 men with MI and history of smoking, while group B have 50 men out of which 25 have history of smoking and all of them were suffering from MI. Which type of study is this? तो इसने दिया हुआ है क्या? केस कंट्रोल। ये केस कंट्रोल नहीं है, ये कोहार्ट स्टडी है। केस कंट्रोल में ये होता है कि एक ग्रुप में हमारे पास डिजीज होते हैं, एक ग्रुप में हेल्दी होते हैं। इसमें दोनों ग्रुप में हमारे पास डिजीज़ हैं, एक ग्रुप में तो तमाम डिजीज़ है, दूसरे में कुछ डिजीज़ हैं कुछ नहीं है, तो ये कोहार्ट स्टडीज़ होती हैं। Pseudostratified epithelium is present in vas difference, vas difference में pseudostratified epithelium present होता है। उसके बाद है कंप्लायंस ऑफ लंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग। इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग जितना ज़्यादा होता है वो जो कंप्लायंस होती है लंग्स की वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट लेडी इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर वाज सेवरली इंजर्ड इन RTA विद लेफ्ट साइड ऑफ द फेमोरल हेड फ्रैक्चर एंड डाइज ऑन हर वे टू द हॉस्पिटल, काज ऑफ हर डेथ इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अच्छा, इसमें देखें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी का क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है फेमोरल हेड फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ऑन हर वे टू हॉस्पिटल उसकी डेथ हो गई है। अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि इसको फैट एम्बोलिज्म हुआ। नहीं, फैट एम्बोलिज्म क्या होता है? जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे फीमर रहे तो उसमें हमारे पास फैट्स जो होते हैं, जाहिर सी बात लॉन्ग बोन में फैट होता है, वो ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं वो फैट पार्टिकल्स, तो वो फैट पार्टिकल्स फिर जाके पल्मोनरी आर्टरीज में जाके स्टक हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है 3 to 4 डेज लेते हैं, 4 डेज़ या 5 डेज़ के बाद क्या है पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब वो कह रहा है जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम वो रास्ते में जा रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंची नहीं है, पहले ही उसकी डेथ हो गई है। तो ये हमारे पास फैट एम्बोलिज्म नहीं है, ये क्या है? RTA और ये फेमोरल हेड फ्रैक्चर, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आपके कंसेप्ट देखने के लिए कि आया आप लोग फैट एम्बोलिज्म लगा देते हैं या कुछ और। तो ये फैट एम्बोलिज्म नहीं है, ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अब अगर फ्रैक्चर वाली बात करें, RTA की बात करें, या सिर्फ ये बात करेंगे कि थर्ड ट्राइमेस्टर पेशेंट की कंप्लीट हो गई, प्रेग्नेंट लेडी की, उसको हम ले जा रहे हैं अब हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर द लेबर, उस दौरान उसकी डेथ हो गई है, तो वो भी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। या ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो गई है या बिफोर डिलीवरी डेथ हो रही है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म को। और अगर फ्रैक्चर की बात की और ऑन वे टू हॉस्पिटल, वो भी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। लेकिन अगर वो कहें कि फ्रैक्चर हुआ है और 3 to 4 डेज आफ्टर दैट डेथ हो गई है, तो वो फिर हमारे पास है फैट एम्बोलिज्म। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन रिलीज क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। ये चीज़ें मैंने पहले भी डिटेल से समझाई हैं।
तो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन ये भी बार बार समझाया, ठीक है। सिंपैथेटिक का जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है हमेशा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है 19 to 95% और 5 to 10% एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन। एबनॉर्मल बेबिंस्की साइन ये जो है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है। तो ये किस लीजन में होता है, लीजन इज इन पैरामिड। हाँ, अब पैरामिड जो होता है वो मिडल पार्ट ऑफ मेडुला है, उससे पास हो रहे होते हैं क्या, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। कार्टेक्स से, सेरेब्रल कार्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो मिडल पार्ट ऑफ मेडुला से पास हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं पैरामिडल ट्रैक्स। अब वो पैरामिडल ट्रैक्स क्या हैं, वो असल में क्या है, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हैं, मतलब वो अपर मोटर न्यूरॉन है। 30 ईयर फीमेल मोटर पाथवे में मैंने आपको कहा था दो, जब मोटर फाइबर्स होते हैं वो सेरेब्रल कार्टेक्स से निकलता है, वो पहला उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, और अपर मोटर न्यूरॉन आके स्पाइनल कॉर्ड में एंड होता है। अब ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन ये आ रहा है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेडुला है, ठीक है, मेडुला है फॉर एग्जांपल। अब मेडुला का ये मिडल पार्ट है, मेडुला का ये जो मिडल पार्ट है इसको हम कह रहे हैं पैरामिड। अब यहाँ से ये पास हो रहे हैं क्या, ये वाले ट्रैक्स, इन ट्रैक्स को हम नाम देंगे पैरामिडल ट्रैक्स। अच्छा, ये इस तरह क्रॉस करते हैं, ठीक है, एक बात याद रखें, ये मेडुला में इस तरह क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये पैरामिडल ट्रैक्स। तो ये पैरामिडल ट्रैक्स क्या हैं, कार्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाके एंड होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स या पैरामिडल ट्रैक्स, और ये अपर मोटर न्यूरॉन है। फिर यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये ख़त्म हो गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यहाँ से फिर स्टार्ट होता है क्या, अगला न्यूरॉन। अगला न्यूरॉन हमारे पास यहाँ पे ये न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे एंड होगा स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से फिर निकल रहा है क्या है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन, ये जाके एंड होगा कहाँ पे, स्केलेटल मसल के करीब। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये अपर मोटर न्यूरॉन है। इनको ये कौन सा पाथवे कौन सा है, मोटर पाथवे है, ट्रैक कौन से हैं, पैरामिडल ट्रैक इसको कहेंगे, या फिर उसको हम कहेंगे कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन है, और वो लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और अपर मोटर न्यूरॉन कार्टेक्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक, या कार्टेक्स से लेकर कहाँ तक, स्पाइनल जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, वहाँ तक ले जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं कार्टिकोबल्बर। जो कार्टेक्स से आ रहे हैं क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई तक आते हैं, वो हैं कार्टिकोबल्बर। बल्बर का मतलब न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस। और जो कार्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। उसमें हमारे पास फिर दो तरह के हैं, एक है पैरामिड से पास हो रहे हैं, मोस्टली पैरामिड से पास होते हैं, उनको कहते हैं पैरामिडल ट्रैक्स। तो वो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक में एक हमारे पास ये अपर मोटर न्यूरॉन होता है, और दूसरा लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन जब भी डैमेज होगा, ठीक है, या पैरामिडल ट्रैक्स डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। फिर है अ 30-year-old फीमेल हैविंग वेट ऑफ 70 kg वाज इंजेक्टेड 0.1 ग्राम ऑफ इंसुलिन आफ्टर 1 हार लेवल वाज 1 ग्राम पर 100, व्हाट वुड बी दी वॉल्यूम ऑफ ECF। ECF में वॉल्यूम कितना है, 10 है। अब देखें उसका वेट कितना है, 70 kg है, उसको हमने लगाया कितना है, 0.1 ग्राम ऑफ इंसुलिन, सिर्फ 0.1 ग्राम हमने लगाया है, और 1 हार के बाद क्या है, हर 100 ml के अंदर 1 ग्राम है, ठीक है। तो ECF वो कह रहा है, ECF कितना है, ECF हमारे पास कितना है, 10 लीटर होगा। इसका अपना फार्मूला है, वो आप देख लेना, उसी के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट के 6 मंथ्स के बाद पेशेंट प्रेजेंट विद साइन ऑफ रीनल फेलवर, हिज सिम्टम, अब ये क्रोनिक, ठीक है, ये रिजेक्शन तो है लेकिन क्रोनिक है। हिज सिम्टम रिजॉल्व विद इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी, व्हाट इज द लाइकली काज। तो ये क्या है, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन है। अच्छा, ये एक्यूट है, कितने हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं। तो his symptoms resolved with immunosuppression in 6 months of renal transplant है, patient present with sign and of renal failure, his symptoms resolved with immunosuppressive therapy है, ठीक है। what is the likely cause, ये acute cellular तो मुझे नहीं लग रहा, ये chronic cellular rejection होगा। तो इसको फिर भी मैं कंफर्म करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, सीलिएक ट्रंक की। टाइफाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइफाइड के लिए क्या है, विडाल टेस्ट। अच्छा, ये विडाल टेस्ट आजकल तो ऑब्सोलीट हो चुकी है, असल में आजकल कौन सा होता है, कल्चर होता है, ब्लड कल्चर होता है, स्टूल कल्चर होता है। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर है, सेकंड में स्टूल कल्चर या बोन कल्चर वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होता है, इंक्रीज T3 होता है। इन हाइपरथायराइडिज्म देयर विल बी इंक्रीज T3 T4 और TSH डिक्रीज हुआ बड़ा होता है। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, डिक्रीज T3 T4 होता है, इंक्रीज TSH, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म का ये मतलब है कि T3 T4 इंक्रीज है, और उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक है ना, वो फिर क्या कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को बता रहे हैं कि भाई TSH प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, पहले से T3 T4 ज़्यादा बना हुआ है, तो फिर TSH प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। ये हाइपरथायराइडिज्म में होता है। हाइपो में अपोजिट होता है। इन एन RTA, एक RTA में इंफीरियर पेल्विस एवोल्यूशन मसल, तो मसल कौन सा इन्वॉल्व है, रेक्टस फेमरस है।
इन्फीरियर पेल्विक की एवल्जन हो, ठीक है, तो मसल है रेक्टस फेमोरस, और सुपीरियर पेल्विक एवल्जन अगर हो तो उसमें सार्टोरियस है। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स ऑन सोडियम पोटेशियम पंप है, तो वो है थायरॉक्सिन, सोडियम पोटेशियम पंप पे एक्ट करता है। बोथ इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन एक्ट्स ऑन सोडियम पोटेशियम पंप बट प्रेफर इंसुलिन इफ प्रेजेंट है, ठीक है, इंसुलिन और थायरॉक्सिन दोनों सोडियम पोटेशियम पंप पे एक्ट करते हैं, लेकिन क्या इंसुलिन को आपने प्रेफर करना है। विच जीआई हार्मोन विच जीआई का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड बाइल प्रोडक्शन, तो वो कौन सा है, सेक्रेटिन है, ठीक है, वो रिलीज करवाता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट एंड वाटर सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, लिवर से नहीं है, उससे पेंक्रियाज से, ठीक है। और डिस्प्लेजिया रेफर्स टू, डिस्प्लेजिया का मतलब डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स डेवलप्स फ्रॉम, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स कहाँ से डेवलप होता है, फर्स्ट ब्रेकियल आर्च से। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद, ये रट्टे वाली चीज़ है ना, ये आपने रटना है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लीजन इन द नोज है, ग्रेनुलोमास है, एंड प्रोटीन यूरिया विद वस्कुलाइटिस है, देखिए उसको वस्कुलाइटिस है और ग्रेनुलोमास भी है, और नोज भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये वैगनर्स होता है। वैगनर्स में रिस्पायरेटरी ट्रैक, इसको आप इस तरह से पढ़ें, वैगनर सी के क्या मतलब है, एक तो इसमें सी का मतलब सी अंक इसमें होते हैं, और दूसरा इसमें वैक्नर से हमारे पास क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक, और लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, तो नोज इसमें इन्वॉल्व है, देखें सैडल नोज भी हो जाता है, तो ये वैगनर्स ग्रेनुलोमेटासिस। विच आर द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। द टू मेन एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द बॉडी क्या है, कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क है। विच आर द फॉलोइंग इज न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन कौन सा है, एडीएच है, मतलब ये न्यूरॉन से सिक्रीट हो रहा है, कौन से न्यूरॉन से, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से ये रिलीज हो रहा है, ठीक है, सिक्रीट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में फिर ये स्टोर हुआ रहता है, और जब ज़रूरत होगी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये फिर रिलीज होता है, तो ये बनता है एडीएच कहाँ पे, न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज़ प्रेजेंटेड विद गॉल स्टोन एंड इंक्रीज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, एनीमिया कौन सा है, हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, देखें उसको एनीमिया तो है, साथ में क्या है, गॉल स्टोन बन गए, तो इसका मतलब आरबीसीज की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन जाके स्टोर हो रहा है किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बना रहा है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा है। इन्फेक्शन ऑफ डेंजर एरिया ऑफ फेस स्प्रेड टू, तो क्वेनस साइनस, ठीक है, डेंजर एरिया ऑफ फेस का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है क्वेनस साइनस में, क्वेनस साइनस फिर ब्रेन वगैरह को अफेक्ट कर सकता है ना, न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है, एब्रिसेंट नर्व वगैरह को। विजुअल एक्यूमुलेशन इन्वॉल्व्स, विजुअल एक्यूमुलेशन में क्या होता है, कंट्रक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, हाँ एक्यूमुलेशन में सिलियरी मसल्स अपना काम कर रहे होते हैं। 30-year-old फीमेल पेशेंट डेवलप प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस है, डेल्टाइड मसल बायोप्सी शोज necrosis with neutrophils है, ANA was negative and जो एंटीबॉडीज आर पॉजिटिव। व्हाट्स द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, पेशेंट किस चीज़ से, डर्माटोमायोसाइटिस है, जो एंटीबॉडी किसमें होते थे, डर्माटोमायोसाइटिस में। टू ग्रुप ऑफ पेशेंट्स गिवन हिमोराइडल ट्रीटमेंट है एंड देयर इफेक्ट इज सीन विद टाइम, इसको हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी, दो ग्रुप्स को हमने दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया और उनके इफेक्ट को हम देखते हैं बाद में ना, तो इसको कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी। रैंडम डिवीजन एंड ट्रीटमेंट गिवन टू सी रिस्पॉन्स इन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनोमाइसिस, वो क्या है, एब्सेस विद ग्रेनुलोमा, एक्टिनोमाइसिस क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, उसमें एब्सेस बन जाते हैं, साथ में ग्रेनुलोमा बनता है। अ पेशेंट विद अ हार्ट रेट ऑफ 75 हैज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ड्यूरेशन ऑफ 0.3 सेकंड एट अ हार्ट रेट ऑफ 25 है, द सिस्टोल टाइमिंग विल बी 0.1 सेकंड है। अच्छा, इसका अपना फार्मूला है, देखें उसका हार्ट रेट कितना है, 75 है, और फिर वो बता रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.3 सेकंड है, और हार्ट रेट, अच्छा 75 के ऊपर ड्यूरेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.3 है। अब 75 को हमने ट्रिपल कर दिया, जब इसको आप ट्रिपल करेंगे तो सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, जाहिर सी बात है 3 गुना डिक्रीज़ होगा ना। हार्ट रेट को आप जितना इंक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब हार्ट उतनी तेज़ी से बीट कर रहा है ना, सिस्टोल का ड्यूरेशन उतना फास्ट हो जाता है, तो 3 गुना आपने हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया, तो इस वजह से 3 गुना आप क्या है, सिस्टोल के ड्यूरेशन को डिक्रीज़ करेंगे, तो 0.3 से क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। सिंपल है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। रेक्टम इन द पेल्विक रीजन इज आइडेंटिफाइड बाय कंप्लीट मस्कुलर कोट, हाँ कंप्लीट मस्कुलर कोट होता है एनल स्फिंक्टर के ऊपर, तो वो शो कर रहा होता है रेक्टम को। विच आर द फॉलोइंग रिले इन सब्सटेंशिया जिलाटोनोजा, सब्सटेंशिया जिलाटोनोजा में कौन रिले करता है, पेन, ठीक है, सब्सटेंशिया जिलाटोनोजा उस दिन भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर हार्न है स्पाइनल कॉर्ड का, ये एंटीरियर हार्न है। अच्छा, ये क्या है, ये बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं, ये असल में क्या है, ये हमने समझे स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से पास हो रहा है, उसको हमने यहाँ से इस तरह से कट कर दिया ट्रांसवर्स सेक्शन में, अब ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है,
तो ये असल में होता तो उधर नीचे इस तरह से जा रहा होता है ना, स्पाइनल कार्ड है, समझे ना। तो ये ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, तो उसके ये हमारे पास एंटीरियर साइड पे इस तरह से एंटीरियर हार्न है, फिर ये हमारे पास क्या है, डार्सल हार्न है। अब यहाँ से भी नर्व निकल रहे हैं डार्सल हार्न से जो नर्व निकल रहे होते हैं उन उसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, उसका हम नाम दे देते हैं, ये सेंसरी नर्व होते हैं, ठीक है। और ये वेंट्रल हार्न से, ये डार्सल हार्न से जो नर्व निकल रहा है ना यहाँ से लेके ये इसको फिर हम नाम देंगे क्या, ये है डार्सल रूट। ये डार्सल हार्न था पहले ना, डार्सल हार्न से जो नर्व निकल गया उसको हम कहते हैं डार्सल रूट। इसी तरह ये वेंट्रल हार्न या एंटीरियर हार्न था, उस एंटीरियर हार्न से यहाँ से जो निकल रहा है, ठीक है, नर्व, उसको हम नाम देंगे वेंट्रल रूट। तो ये डार्सल रूट और ये वेंट्रल रूट ये आपस में आगे मिलते हैं, मिल के क्या बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं। फिर ट्रंक आगे जाके मज़ीद दोबारा डिवाइड हो जाता है दो में, एक है एंटीरियर रेमस और एक है पोस्टीरियर रेमस। अब देखें वो कह रहा है कि कौन से, हमने कहा था कि जो लेटरल यहाँ पर लेटरल हार्न भी होता है। अब जो हमारे पास पेन के लिए कौन सा था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक थे। तो वो लेटरल पाथवेज क्या थे, वो भी इधर ही से हो रहे थे, ये मोटर नर्व्स हैं, ठीक है। एंटीरियर हार्न में या वेंट्रल हार्न में क्या होता है, कौन से नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स। और वो मोटर नर्व्स फिर क्या है, वेंट्रल रूट की फॉर्म में आ रहे हैं, फिर जाके ट्रंक में अभी मिक्स फाइबर्स हैं, क्योंकि ये वाले फाइबर्स भी आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कौन सा जो है पेन के जो फाइबर्स होते हैं, पेन क्या है, सेंसरी फाइबर्स है, वो सेंसरी फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, डार्सल हार्न के थ्रू आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ना, लेटरल यहाँ पर लेटरली आते हैं, यहाँ पे आके एंड हो गए। फिर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होता है अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड के लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में ये इस तरह मूव करेंगे। तो ये जिस एरिया में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, पेन वाला, वो आके एंड हो रहा है यहाँ पर डार्सल हार्न में। और वहीं पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का फिर सेल बॉडी प्रेजेंट है, वहाँ से वो अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। फिर ये जो एरिया जिसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट है, पेन के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के एंड हो रहे हैं एक्सॉन, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के क्या है, वो प्रेजेंट है सेल बॉडीज़। तो इस एरिया का हम नाम दे रहे हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। अच्छा, फिर हमारे पास है, ये उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, विच आर द फॉलोइंग रिले इन सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। तो पेन और टेम्परेचर दोनों के रिले करते हैं। विच आर द फॉलोइंग काजेज फूड पॉइजनिंग बाय द रिलीज ऑफ एक्सोटोक्सिन। तो वो स्टेप 4 यस एक्सोटोक्सिन, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव है ना, तो ग्राम पॉजिटिव क्या करते हैं, एक्सोटोक्सिन रिलीज करते हैं, और ग्राम नेगेटिव एंडोटोक्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लिम्फोमा क्या है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है। विच आर द फॉलोइंग इज एन, अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर पार्क्यूरेशन। पार्क्यूरेशन का मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फीटल कार्टिसोल, और ऑक्सीटोसिन भी तो होता है वैसे। फॉर पार्क्यूरेशन इनिशिएशन प्रेफर फीटल कार्टिसोल, हाँ कार्टिसोल होता है, उसके बाद ACTH है, उसके बाद फिर क्या है, ऑक्सीटोसिन है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, 40 to 80 मिनट्स, ये रट्टे वाली चीज़ है। एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर इस काज भाई आपको पता है, विनाइल क्लोराइड और आर्सेनिक दोनों काज करते हैं, लेकिन क्या है, अब ये डिपेंड करता है, वो आपको कहेंगे फार्म वर्कर या फैक्ट्री वर्कर। अब देखें, इफ़ इन हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में वो बताएं फार्मर है फिर आपने आर्सेनिक लगाना है, फार्मर नहीं है असल में, फार्म वर्कर है। इफ़ इन हिस्ट्री अगर वो कहे फैक्ट्री वर्कर है, तो फिर आप विनाइल क्लोराइड, फैक्ट्री के अंदर क्योंकि प्लास्टिक वगैरह बना रहे थे, प्लास्टिक की चीज़ें पॉलीविनाइल क्लोराइड से, PVC से बनते हैं ना, तो विनाइल क्लोराइड है। लेकिन अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो इन अ वेग स्टेम, अगर वेग स्टेम हो जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, विनाइल क्लोराइड को आपने प्रेफर करना है मोर देन आर्सेनिक। ये काज करता है क्या, एंजियोसार्कोमा ऑफ लिवर। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्पाइनोजम एंड लूसिडम एक्यूट लॉस, इन तीनों की एक्यूट लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा, एक्यूट वाटर लॉस, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहे थे किस चीज़ को, वाटर लॉस को। ये प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर, ये तीनों लेयर एपिडर्मिस के अंदर। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपर टेंशन है एंड रेज सोडियम है, हाइपर टेंशन भी है, रेज सोडियम भी है, लो पोटाशियम है, और रेज pH भी है, मतलब अल्कोलोसिस है। व्हाट वुड बी द पॉसिबल अंडरलाइंग मैकेनिज्म, क्या है, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। हाँ, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, अल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से सोडियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, और क्या है, पोटाशियम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, और साथ में अल्कलोसिस हो जाती है ना, pH हमारे पास इंक्रीज होता है। मेजॉरिटी ऑफ सेमिनल फ्लूइड इस कहाँ पे होता है, सेमिनल वेसिकल में। इंडेक्स ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंडेक्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का जो इंडेक्स होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अच्छा, लेडी आफ्टर हेमरेज गोज इनटू एक्यूट किडनी इंजरी विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विल बी मोस्टली अफेक्टेड, तो PCT, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है, PCT होता है।
स्किन ऑफ ग्लैंड पीनस लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा होता है? सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स है। विच आर द फॉलोइंग ड्रग ब्लॉक्स हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, ठीक है, ओमिप्राजोल है, ठीक है, पीपीआई है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसको प्रोटॉन हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को प्रोटॉन पंप भी कहते हैं ना, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, H प्लस है ना। एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो वर्टिब्री होते हैं ना, तो सर्वाइकल वर्टिब्री, तो एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? रोटेशन होती है। रोटेशनल मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट दैट्स नो मूवमेंट। फिर क्या है? फ्लेक्शन मूवमेंट दैट्स यस मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज एओर्टा कंप्रेसिस एट एरोटिक हाइएटस है, किस चीज़ को? एजागस एंड थोरैसिक। अच्छा ये बस यहाँ तक काफ़ी है। इसमें कह रहा है कि दो तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं ना एटलेंटोक्सियल जॉइंट के ऊपर। एक रोटेशनल मूवमेंट है जिसका मतलब नो, जैसे हम नो कहते हैं ना, हम कहते हैं नहीं सर को हिलाते हैं, तो वो रोटेशनल मूवमेंट होगा। और हाँ के लिए जब हम लोग फ्लेक्शन करते हैं हेड की ना, तो एक और दूसरा क्या होता है? फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। तो ये दोनों मूवमेंट्स होते हैं एटलेंटोक्सियल जॉइंट पे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।